हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म द नवोदय क्लासेस में। और आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस के लिए एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ठीक है, ये प्रश्न जिसमें हमने आपको सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस एवं हिंदी के प्रश्नों का समावेश किया है। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य बनाया था एक कि हम इस जनवरी में हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग हमारा सहयोग करें और जल्द से जल्द चैनल को 1 के सब्सक्राइब कराने में हमारी हेल्प करें, और जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कार्य करने का। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों से। और हम आपको निरंतर ही ऐसे सीरीज़ लेकर आते रहेंगे जिनमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग समाहित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला डिस्कवरी पार्क, ठीक है, डिस्कवरी पार्क उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित हो रहा है। ठीक, ऑप्शन ए है कि लखनऊ, बी अमेठी, सी आगरा और डी नोएडा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा बी अमेठी। क्या है राइट आंसर? बी अमेठी। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी पार्क है ये करीब करीब 100 एकड़ की भूमि पर इसका 60 एकड़ की भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। और ये कहाँ बनना है? ये अमेठी में जो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वहाँ पर ये हमारा बन रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? क्या है? ए कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, बी अध्यादेश जारी करना। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी अध्यादेश जारी करना। ठीक है, और हम प्रश्नों में कुछ फैक्ट्स भी बताते चलते हैं, तो आप लोग उनको भी नोट डाउन कर लिया करें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, साथ ही वीडियो को पूरा अवश्य देखा करो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कितनी उत्पादन इकाइयाँ हैं? ठीक है, जो ताप विद्युत निगम है ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इनकी कितनी इकाइयाँ? ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। ठीक है, तो दोस्तों यूपी में जो ताप विद्युत निगम है एनटीपीसीज वो हैं 7। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं हमारे, 7 ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक, तो इनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक है दादरी में, ठीक है, दादरी ताप विद्युत परियोजना, ये है अपनी गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर। ठीक, दूसरी हमारी है आंवला ताप विद्युत, ये है अपनी बरेली में। ठीक, बरेली में। और एक और है तीसरी अपनी, ये है ऊंचाहार। ठीक, ऊंचाहार ताप विद्युत, ये रायबरेली। ठीक, ऊंचाहार। और फोर्थ है अपनी टांडा ताप विद्युत परियोजना। ठीक, टांडा है ये हमारी अंबेडकर नगर। ठीक, और 5वीं है हमारी सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली कहाँ पर है? ये सोनभद्र में। सिंगरौली सोनभद्र। और छठी है हमारी औरैया, जो कि औरैया में हो। एक रेहंद ताप विद्युत जो सोनभद्र में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन, ए नहरें, बी नलकूप, तीसरा तालाब एवं कुएं, और चौथा है अन्न साधन। ठीक है, तो दोस्तों जो यूपी में सर्वाधिक हैं वो हमारे पहले स्थान पे आते हैं। क्या? नलकूप आते हैं। ठीक है, पहले स्थान पे क्या आते हैं? ये आते हैं हमारे नलकूप से करीब उत्तर प्रदेश में 73.2% सिंचाई नलकूप से होती है। ठीक, और जो कुल
सिंचित क्षेत्र है उसमें, और नहरों से होती है अपनी 18%। नहरों से कितनी होती है? 18%। और तालाब एवं कुओं से होती है जो, वो होती है करीब 8.5%, ठीक। और अन्य साधन हैं जो, उनसे होती है अपनी 0.3%, ठीक। तो पहला ये हो गया, दूसरा नहरें हो गई, तीसरे तालाब एवं कुआं, और चौथे अपने अन्य साधन। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाता है क्या? बी, ठीक है। और जो सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो भारत में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से हमारा जो यूपी है परसेंटेज की दृष्टि में, वो इस देश में तीसरे स्थान पर है। पहले पे है अपना पंजाब और दूसरे पे है हरियाणा। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल है? एक है मौर्य काल, बी शुंग काल, सी गुप्त काल और डी कुषाण काल। दोस्तों इसमें अपना है बी शुंग काल, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसका शासन रहा 150 ईसा के आसपास, ठीक है। 150 ईसा पूर्व में इसका शासन रहा है, ठीक। और ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, ठीक है। ये जो शासक था ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। अच्छा, इसके धर्म में संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का ये इसको काल कहा जाता है। और ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी पुष्यमित्र शुंग की, वो कौन सी, वो क्या थी? वो थी विदिशा, ठीक है। क्या थी? विदिशा। चलिए, छठा है कि पूना समझौता 1932 किस किस के बीच हुआ था? ए नेहरू और अंबेडकर, बी गांधी अंबेडकर, सी मालवीय अंबेडकर और डी गांधी और नेहरू, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पूना समझौता है ये हुआ था हमारा बी गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ठीक है, 1932 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 7वां है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? ए टोक्यो एवं हिरोशिमा, बी नागासाकी एवं मियाजाकी, सी सेंदई एवं हिरोशिमा और डी हिरोशिमा एवं नागासाकी। तो राइट आंसर है हमारा ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम है, एटम बम है, वो गिराए थे, ठीक है। तो हिरोशिमा पे गिराया था अपना कब? 6 अगस्त 1945। ये हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त को, ठीक, 1945 में। और नागासाकी पे गिराया था इनने 9 अगस्त 1945, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8वां प्रश्न है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? क्योंकि आर्य इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। राइट आंसर क्या हो गया? डी, घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट, 9वां है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ए हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो इलाहाबाद के शिलालेख हैं, तो दोस्तों उसमें हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का इसमें क्या है? वर्णन है, ठीक है। किसकी? समुद्रगुप्त की। और ये जो उपलब्धियां इसमें वर्णित हैं वो दोनों शैलियों में है, पद्यात्मक और गद्यात्मक शैली, ठीक है, गद्यात्मक शैली दोनों। अच्छा, पद्यात्मक और गद्यात्मक शैली जो होती है उसको अपन चंपू शैली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चंपू शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। ये जो शिलालेख हैं इलाहाबाद की, ये चंपू शैली के, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो चंपू शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया है? ए बदायूनी, बी जियाउद्दीन बन्नी, सी अमीर खुसरो और डी इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ने
इन सभी बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक इन सभी शासकों का क्या किया था, संरक्षण प्राप्त किया था। चलिए 11वां है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, ये धार्मिक रूप से कैसा था, इनटॉलरेंट व्यक्ति था, ठीक है, असहिष्णु कहते हैं अपन जैसे। और ये जो संगीत और नृत्य है उस पर इसने प्रतिबंध लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि शरीयत है जो, शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है, शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है, इसलिए इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। 12वां प्रश्न, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ए कह रहे स्वामी विवेकानंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ही गायब है इसके, सी कह रहे, सी है ऑप्शन हमारा इसका JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और डी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हमारा है महात्मा गांधी, डी। कौन? महात्मा गांधी ने सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, क्योंकि जो गांधी जी थे वो सत्य और अहिंसा उनका मूल मंत्र था। क्या था? सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा इनका मूल मंत्र था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय। ए कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी पिट, सी लॉर्ड कैनिंग और डी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर यहाँ पे हमारा है सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हैं, ये भारत के पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि इन्हीं के टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो 1858 में क्रांति के पश्चात जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथ से लेकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के ठीक है महारानी के नियंत्रण में चला गया था। और इनके साथ एक और है कि इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प नीति थी जो, उसको भी इन्होंने समाप्त किया था, हड़प नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? ए 250, बी 22.5, सी 25 और डी 20.7 वर्ष। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? एक ब्रह्मांड वर्ष जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसे सूर्य भी, सूर्य किसके? सूर्य मंदाकिनी के चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य किसके चक्कर लगाता है? मंदाकिनी के। और ये जो चक्कर लगाता है वो करीब 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, 22.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, 22.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं इसको? कॉस्मिक ईयर। चलिए नेक्स्ट, 15वां, किसी कक्षा में उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है? ये कह रहा है कि सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, बी सर्पिल गति से पहुंचेगा, डी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और डी है पृथ्वी से दूर होगा। ठीक है, तो कोई भी उपग्रह का अगर छोटा सा हिस्सा भी अगर अलग होता है तो वो अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। ठीक है, कहाँ घूमता रहता है? तो राइट आंसर अपना यहाँ हो जाएगा सी, कि अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। ठीक है, अच्छा क्यों घूमता रहता है? ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जड़त्व का नियम। ठीक, जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, ठीक है,
निर्वात में है और गति कर रही है तो वो गति ही घूमती ही रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। 16वां है कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? ए कह रहा है जियोडेसी, बी जियोलॉजी, सी प्लेट टेक्टोनिक्स और डी सीस्मोलॉजी। तो जो पृथ्वी क्रस्ट के भीतर की हलचल का जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो गया? सी प्लेट टेक्टोनिक्स। 17वां है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर है ये किसको जोड़ती है? ए अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर, बी उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को, सी कह रहे हैं अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, और डी लाल सागर एवं हिंद महासागर। तो दोस्तों जो पनामा नहर है हमारी वो जोड़ती है किस किस को? ये जोड़ती है राइट आंसर ए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, और जो पनामा नहर की लंबाई है, इस नहर की जो लंबाई है वो है 77 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 77 किलोमीटर, और ये 1904 से लेके 14 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट। 18वां है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की लताओं को कहा जाता है लीनिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? लीनिया। चलिए 19वां है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क परियोजना। विश्व की सबसे लंबी सड़क परियोजना इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क परियोजना है इसमें पैन अमेरिकन हाईवे प्रोजेक्ट। कौन सा है ये? पैन अमेरिकन हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, ये जो दक्षिण मध्य अमेरिका के नगरों को किससे जोड़ेगा? यूएसए के शहरों से इसको ये जोड़ेगा। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी हो गई? भारत की सबसे लंबी सड़क, तो भारत की सबसे लंबी सड़क है NH-44। ठीक है, ये कहाँ से? कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। ठीक, और इसकी जो लंबाई है अपनी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर। ठीक, ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? सबसे ऊंचा पठार हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ए बाह्य हिमालय, बी आंतरिक हिमालय, सी ट्रांस हिमालय और डी मध्य हिमालय। तो राइट आंसर हमारा सी ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। और इसको अपन और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लद्दाख का पठार। मतलब इस पठार को कहते हैं लद्दाख का पठार। ठीक, और इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर से अधिक है। 5000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और साथ में लद्दाख के पठार को अपन कहते हैं कोल्ड डिजर्ट नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी भारत का ठंडा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट। 21वां है कि भारत का योजना आयोग है कैसा है? संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, एक सांविधिक निकाय और डी एक असांविधिक निकाय। ठीक है, तो जो योजना आयोग है वो एक असांविधिक निकाय है। ठीक है, क्योंकि इसका गठन है जो संविधान के बनने के पश्चात हुआ था। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ठीक, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ? जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनके समय 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर योजना आयोग की जगह इसका नाम कर दिया नीति आयोग। क्या हो गया इसका नाम? नीति आयोग। ये नीति आयोग बन गया। ठीक,
और जो योजना आयोग या नीति आयोग है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? ठीक, केंद्रीय सूची में जनगणना है, बैंकिंग है और विदेशी ऋण है। ठीक है, मजदूर संगठन है या जो व्यापार संघ है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके हैं ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु है, किसने कहा था? तो ये कथन दोस्तों है किसका? अरस्तु का। राइट आंसर क्या हो गया? डी, अरस्तु। राइट आंसर डी, अरस्तु। स्पीड में करेंगे अपन, ठीक है, इसको जहाँ फैक्ट बताने लायक वहाँ फैक्ट भी बताए जाएंगे आपको। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ए, संपत्ति की हानि, बी, अतिरिक्त कर की वापसी, सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी और डी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो दोस्तों जो बंदीकरण रिट है वो दायर की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है, अगर अवैध रूप से किसी व्यक्ति को निषिद्ध किया गया है तो ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाती है? वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर सी। चलिए 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। राइट आंसर अपना पहले ही हो गया। ठीक है, क्योंकि इस लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इनको चुनते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, बाकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। चलिए 25 के बाद 26वां, ये कह रहा है सेज का पूर्ण रूप क्या है? 26वां प्रश्न है कि सेज का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो सेज का पूर्ण रूप होता है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर हो गया अपना बी। चलिए नेक्स्ट, 27वां कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। अच्छा, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? ए, जेम्स वॉट द्वारा, बी, जेम्स पेंसकोट जूल द्वारा, सी, न्यूकॉमन द्वारा और डी, आइजैक न्यूटन द्वारा। तो जो भाप के इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था जेम्स वॉट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट के द्वारा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे ये? स्कॉटलैंड के। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता सबसे कम है? सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ पर है? ए कह रहा है झारखंड, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी झारखंड। अच्छा, ए बिहार दिया है। तो राइट आंसर अपना है यहाँ बी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो सबसे कम महिला साक्षरता दर है, ठीक है, कितनी है? 52.66% ही है यहाँ की महिला साक्षरता। और दूसरी सबसे कम है उसमें बिहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है इसका अपना ए, तिराना। ठीक है, अल्बानिया की जो राजधानी है, ठीक है, तिराना है। ठीक है, और जो बुडापेस्ट है वो कहाँ की है? वो हंगरी की है, बुडापेस्ट हंगरी की। ठीक, और जो ओस्लो है ये नॉर्वे की है, ओस्लो नॉर्वे की है। और हेलेंसिकी है ये फिनलैंड की है। कहाँ की है ये? फिनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी, प्रेमचंद, सी, माखनलाल चतुर्वेदी और डी, जयदेव। तो दोस्तों जो भारत की पहली साहित्यिक पत्रिका है उसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हमारा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और इनको एक और नाम से जाना जाता है आधुनिक हिंदी का पिता। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो
इनके द्वारा साहित्यिक पत्रिका निकाली जाती थी, ठीक है। और एक और है कवि वचन, ठीक, कवि वचन भी इनके द्वारा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भी इनके द्वारा निकाली जाती थी। चलिए, निम्नलिखित सूचना से राज्य की पहचान कीजिए। ये कह रहे कौन सा राज्य है, यहाँ पे कुछ सूचना दी गई है, उसको पढ़ते हैं अपन। यहाँ वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान। यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थित है और यहाँ भारतीय सैनिक अकादमी भी है, ठीक है। तो भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ है अपनी, ये है उत्तराखंड में, ठीक। कहाँ पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में, देहरादून में, ठीक है। तो ये कहाँ की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तरांचल या उत्तराखंड, राइट आंसर सी। चलिए, और ये जो उत्तराखंड में कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, ये हरिद्वार में, हरिद्वार में, ठीक है, ये हरिद्वार में है। और वन अनुसंधान, ये जो है ये भी यहीं देहरादून, सॉरी, उसका उत्तराखंड में ही है स्थित, शहर मुझको पता नहीं, सॉरी। भवभूति कौन थे, भवभूति कौन थे, तो भवभूति हैं उपर्युक्त सभी, ठीक। संस्कृत के कवि, संस्कृत गद्य लेखक और संस्कृत नाटककार, ये सभी भवभूति कहलाते थे। कब कहलाते थे, ये 8वीं सदी में, 8वीं सदी में इनको भवभूति कहा जाता था। 33, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, ए 36, बी 48, सी 64 और डी 72। तो दोस्तों जो शतरंज बोर्ड होता है उसमें 64 वर्ग होते हैं, राइट आंसर क्या हो गया, सी 64, ठीक। 8 खाने होते हैं ऐसे इसमें, ठीक है। तो 8/8 का ये खाना होता है 64। अच्छा, इसमें मोहरे कितने होते हैं, मोहरे 16 मोहरे होते हैं, ठीक है। 16 सफ़ेद और 16 काले, ठीक, 2 लाइनों में आते हैं। 8 ऐसी लाइनें होती हैं और 8 इसकी आड़े में होती हैं और 8 खड़े में होती हैं। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक समान गति पर, उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, सी उसका वेग एक समान हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है, एक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रतिरोध, ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। अच्छा, मानव शरीर है वो भी, ठीक है, वो भी क्या, एक विद्युत का सुचालक होता है। हमारा जो बॉडी है हमारी, ये भी विद्युत की सुचालक है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो होता है हमारा 10⁻³ ओम। राइट आंसर क्या हो गया, सी 10⁻³ ओम। 36वां, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो जो आधुनिक चर्म शोधन उद्योग हैं उनमें जो धातु है जो विषैली होती है वो है हमारी क्रोमियम। राइट आंसर सी, क्रोमियम, ठीक है। 37वां, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, ठीक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर बी। चलिए 38वां है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो है हमारी लगभग 150, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो जो प्रकाश है सूर्य का वो पृथ्वी तक आने में उसको लगभग 8 मिनट का समय लगता है। राइट आंसर क्या है, 8 मिनट का समय लगता है, लगभग है ये, ठीक, एक्यूरेट नहीं है, लगभग। चलिए नेक्स्ट, 39वां, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है।
ठीक है। तो उसके निर्माण के साथ क्या होता है, ये पहले भी अपन लोग बता चुके हैं कि उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है। राइट आंसर क्या हो गया कि उसके भार में बढ़ोतरी होती है। 44वां, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। काय के द्वारा कम करते हैं, ये कह रहा है कि विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, धुएं को चलनी से गुजार कर, धुएं को जल से गुजार कर और रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो जो चिमनी लगी होती है, ठीक है, उसमें जो धुएं में राख की मात्रा रहती है उसको अपन विद्युत अवक्षेपण के द्वारा कम करते हैं। किसके द्वारा? राइट आंसर ए है अपना, विद्युत अवक्षेपण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो जो कॉपर सल्फेट है उसको अपन लोग Ag, ठीक है, कॉपर सल्फेट को सिल्वर के डब्बे में अपन लोग रख सकते हैं। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर के डिब्बे में इसको रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में, तो स्वतंत्र अवस्था में हमारा सी फॉस्फोरस है, जो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि ये एक अभिक्रियाशील पदार्थ है, ठीक है, अभिक्रियाशील पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट है कि पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क क्या है? तो पारा का अयस्क है अपना, ए कह रहा है गैलेना, बी कैलोमाइट, सी कैलोमल और डी पेटसाइट। तो कैलोमल है जो, वो पारा का क्या है? अयस्क है। चलिए नेक्स्ट, 44वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है? H2SO4, HNO3, H2PO4, HCl, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे आमाशय में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, आमाशय में, उनसे ये जनरेट होता है, ठीक है, और जो हमारे पेट के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जो नॉर्मल अपनी आर्द्रता की रेंज है ह्यूमिडिटी की, वो कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है कि 60 से 65%, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो होता है अपना 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये एक हमारे लिए अनुकूल दशा होती है, ठीक है, मानव के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए एक अनुकूल रेंज होती है। और जो एसी वगैरह हैं अपने, एयर कंडीशंस वगैरह, वो इसी ताप, ठीक है, इसी टेम्परेचर और इसी ह्यूमिडिटी पर सेट होते हैं। चलिए 46वां है कि गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बना होता है। किस चीज़ के मिश्रण से बना होता है? तो जो गैसोहोल है दोस्तों, वो हमारा पेट्रोल एवं एथेनॉल के मिश्रण से बना होता है। राइट आंसर क्या हो गया? बी, पेट्रोल तथा एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट, 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से तांबा पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, सीसा नहीं पाया जाता है। मानव जो शरीर है, ठीक है, मानव जाति में वो सीसा प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। फिर कह रहे केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल में होता है 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन, 310 डिग्री केल्विन। राइट आंसर हो गया बी। क्या हो गया? राइट आंसर बी। अच्छा, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलते हैं? इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। केल्विन में फ़ारेनहाइट से बदलने के लिए तो F प्लस 459.67 इंटू 5 और अपॉन में 9, ठीक। ये फॉर्मूला लगा के अपन केल्विन में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है कि एक प्रकार 49वां है कि एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल खाता। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कंप्यूटर को नेट के साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसको फिर कैसे जोड़ा जाता है? इसको जो इंटरनेट का सेवा प्रदाता होता है उसके कंप्यूटर से इसको जोड़ा जाता है। फिर कह रहा है HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो HTML में इसका राइट आंसर है ए, कोणीय कोष्ठक। ठीक है, कोणीय कोष्ठक। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन है, अपन लोग यहाँ से हिंदी देखेंगे। यहाँ से हो गई अपनी शुरू हिंदी। हिंदी का है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, वाक्य का जब जो समाप्त होता है उसके बाद जो प्रयोग करते हैं तो उसे अपन लोग पूर्ण विराम कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे अपना बी, पूर्ण विराम। ठीक। 57 है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, इसमें ये लोहे के चने का जो मोटे काले शब्द वाले मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना। राइट आंसर ए हो गया, बहुत कठिनाई झेलना। 58 कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, एक लोकोक्ति है, ये इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। राइट आंसर ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। 59 जो मासिक समछंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वो होता है हमारा चौपाई। राइट आंसर क्या हो गया? ए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसमें चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 6वां कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। इसमें आजीवन का समास अपन को बताना है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में पहले भी कई बार अपन लोग लगा चुके हैं, वो है अपना अव्ययी भाव समास। ठीक है, आजीवन मतलब जीवन भर शादी ना करने का निर्णय लिया है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। 61 का है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है हमारा क्या? शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और जो क्रोध होता है वो रौद्र रस का, ये रौद्र रस का शोक होता है। ठीक है, सॉरी, रौद्र रस का अपना क्रोध होता है, और जुगुप्सा होता है वो विभत्स का होता है, विभत्स रस का। ठीक, और रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या 9 होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ए संसार, बी गौरव, सी समुदाय और डी अश्वनी। तो यहाँ पे जो अश्वनी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट, 63वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। बेटी बेटियाँ सही है, डिबियाँ डिबिये यही नहीं है सही। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। बाकी श्रोता श्रोतागण और वधु और वधुएं ये सारे सही हैं। 64वां है कि निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। पहला सेंटेंस है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वी वह घूमने जा रही है, सी वह पढ़ रहा था, और डी मैं बाहर जाऊंगी। तो पूर्ण वर्तमान, अब वर्तमान काल मतलब अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, इस पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता? कार्य सिद्धि होने के समय का इसमें पता चलता है अपन को। ठीक है, माय गॉड। चलिए नेक्स्ट, फिर हमारा 65 क्वेश्चन है कि
सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में काल हो गया अपना यहाँ पे अपूर्ण भूत। ठीक, पता नहीं है कि इसने वो गा चुका था कि नहीं, मतलब यहाँ पे क्रिया के पूर्ण होने का पता नहीं चल पा रहा है, तो ये अपूर्ण भूत काल हो गया। नेक्स्ट, पक्षी दाना चुग रहा है, मोटे काले शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? एक कह रहा है पंकज, पंकज ही नहीं है। ठीक है, ये पंकज नहीं है, ये कमल का है। पंकज काय का है? ये कमल का। बाकी अंडज, खग और नपचर ये सारे हैं, तो राइट आंसर अपना हो गया है यहाँ पे ए। 67 में हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अनाथ, अनाथ का विलोम होता है नाथ, शनाथ करो हमको। राइट आंसर क्या हो गया? ए, शनाथ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक है, अनंत है, महावीर है और हत्या नहीं है। राइट आंसर डी, हत्या, ये अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, कनक के क्या क्या हैं? कनक एक धतूरे को भी कह दे, धतूरा, और एक कनक सोना। ठीक है, कनक एक धतूरा हो गया और कनक को सोना भी कह दे। ठीक, अनंत का मतलब होता है असीम, अनंत मतलब असीम, और एक जिसका अंत ना हो, अंत ना हो, उसको भी अनंत कहते हैं। महावीर, ठीक है, महावीर मतलब बलशाली हो गया, बहुत बलवान, और हनुमान जी को भी कहते हैं महावीर। साथ ही महावीर स्वामी को भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ये तो हो गए अपने अनेकार्थी, बाकी हत्या अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक, राइट आंसर ए, आध्यात्मिक। और धर्म, धर्म के लिए हो गया अपना धार्मिक। ठीक है, ये धर्म से हो गया। और शास्त्र, जिसका संबंध शास्त्र से होता है वो शास्त्रीय होता है। जिसका संबंध किससे हो? शास्त्र से। और नैतिक, नीति के अनुरूप, नीति के अनुरूप, उसको अपन क्या कहेंगे? नैतिक। 70वां प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक अवधि और अवधि, समरूपी, तो राइट आंसर यही हो गया। भिन्नार्थक अलग अलग अर्थ होने चाहिए। ठीक, अवधि और अवधि, ये एक अवधि मतलब ये एक समय से, और अवधि ये भाषा हो गई। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए में प्रतिदिन शब्द को पहचानिए, क्या है? ए कह रहा है कि उपसर्ग, बी अव्यय, सी सर्वनाम और डी कारक। राइट आंसर बी, अव्यय। ऐसे शब्द जिन पर अव्यय कौन क्या कहलाते? ऐसे शब्द जिन पर वचन, लिंग, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अव्यय। चलिए अगला, 72वां, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, मिलाप प्रत्यय पहले लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय सॉरी पीछे, तो मिल धन आप। 72 का राइट आंसर हो गया अपना बी, आप। क्या हो गया? आप। नेक्स्ट, 73, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात का जो संधि रूप होता है वो तो है प्रत्याघात। राइट आंसर क्या हो गया? प्रत्याघात। इसमें संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गई है। चलिए 74वां प्रश्न, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोषध, तो राइट आंसर अपना इसका होगा ए, महाधन औषध। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। चलिए 75वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य छांटना है हमें। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भलाई सोचते हैं। ठीक है, क्या तुम कॉलेज जाते हो? सही है, अभी तक पत्र नहीं मिला है, तो अशुद्ध है।
सज्जन लोग, क्या तुम कॉलेज जाते हो? जैसे ही अभी तक पत्र नहीं मिला है, आज मैं यहीं रहूँगा। सारे वाक्य सही दे दिए इसमें, ये लगता क्वेश्चन ही गलत दे दिया इनने। आज मैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे ही शब्द सही हैं, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में वही आप लोगों से एक बार पुनः गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपनों में शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और बाकी अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करते रहिए सभी लोग। ठीक है, खुश रहिए।